तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट जो कि है रिसिप्ट। सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर की बात करी, उसके बाद अब हम बात करेंगे रिसिप्ट की। एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि बिजनेस से पैसा कहां कहां जाता है, लेकिन रिसिप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कहां कहां से आता है। एनी टाइप ऑफ मनी रिसीव बाय बिजनेस, बिजनेस जो भी टाइप का पैसा रिसीव करेगा उसको हम रिसिप्ट का नाम देंगे। रिसिप्ट बोलो रिसीट बोलो एक ही बात है। तो रिसिप्ट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। सेम वही हिसाब किताब है जो कि हमारा एक्सपेंडिचर का था, लेकिन यहाँ पर तीसरा कोई डेफर्ड रिवेन्यू वाला हिसाब नहीं होता। तो दो ही रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगी। जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेसिकली बिजनेस के अंदर दो ही जगह से पैसा आता है, एक तो कैपिटल और दूसरा लायबिलिटी। या तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को पैसा देगा, या तो बिजनेस किसी आउटसाइडर से बाहर से लोन लेकर पैसा लेकर आएगा। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में टोटल एसेट लिखी हुई है कि बिजनेस के पास टोटल एसेट 20 लाख की है। अब मुझे बताओ ये 20 लाख की एसेट खरीदने का पैसा बिजनेस के पास कहां से आया? तो बिजनेस के अंदर 10 लाख की कैपिटल है। 10 लाख की कैपिटल का मतलब ओनर ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट ऐड कर रखा है, कितना 2 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट। और ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बताई थी कि बिजनेस के अंदर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही ओनर को बिलोंग करेगा। यानी प्रॉफिट होगा तो भी ओनर का और लॉस होगा तो भी ओनर का। तो ये तो बिजनेस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस को 2 लाख का फायदा होता है तो वो 2 लाख रुपए ओनर के अकाउंट में डाला जाएगा, और बिजनेस के पास ओनर का अकाउंट किस नाम से है? कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल के अंदर यहाँ पर 2 लाख रुपए और ऐड कर दिया, टोटल कैपिटल हो गई हमारी 12 लाख की। अब 12 लाख की कैपिटल ये शो कर रही है कि बिजनेस के पास ओनर का 12 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ओनर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, 2 लाख रुपए बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, वो भी अल्टीमेटली ओनर का ही था। तो अब ये माना जाएगा कि ओनर ने बिजनेस को 12 लाख रुपए दिए। बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी 12 लाख रुपए की हो गई। तो बिजनेस के पास असेट थे 20 लाख के, 20 लाख के असेट के पैसे कहां से आए होंगे? 12 लाख रुपए तो ओनर के पास से आए, और बचे हुए 8 लाख रुपए बिजनेस के पास आउटसाइडर से आए। हो सकता है बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो। तो बिजनेस बाहर से कहीं से भी लोन ले सकता है। बाहर वालों से बिजनेस ने 8 लाख रुपए का लोन लिया है, और बिजनेस के अंदर ओनर का पैसा लगा है 12 लाख रुपए। तो टोटल 20 लाख रुपए हो गए, जिस 20 लाख से बिजनेस ने असेट खरीदी। तो आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ रही है कि आखिर बैलेंस शीट को पढ़ा किस तरीके से जाता है? मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब यहाँ पर देख लो वो इक्वेशन आराम से मैच हो रही है। असेट जो है 20 लाख की है, और 20 लाख रुपए कहां से आए? लायबिलिटी प्लस कैपिटल को मिलाकर आए। तो ये आपकी इक्वेशन भी प्रूव होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखो रिसिप्ट हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। पहले राइट साइड वाला देखो, बैलेंस शीट को याद करो, और बैलेंस शीट को याद करके सोचो बिजनेस के पास पैसा या तो बैंक लोन से आ जाएगा। यहाँ पर लोन का मतलब सिर्फ बैंक लोन नहीं है, सारे तरीके के लोन आ गए। बिजनेस कहीं से भी लोन लेगा, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। बेसिकली यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो रही है। अगर ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के पास कैपिटल के नाम का पैसा आ जाएगा। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि बिजनेस ने जो अपनी असेट को सेल कर दिया, बिजनेस के पास कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, बिजनेस ने उठाकर उसको सेल कर दिया। बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदी थी, बिजनेस ने उठाकर उसी बिल्डिंग को ही बेच दिया, तो बिजनेस के पास अपनी एसेट्स को सेल करके भी पैसा आ सकता है। तो अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट को याद करें तो हमारे पास 3 तरीके हैं जहां से बिजनेस के पास पैसा आ सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी तरीका बिजनेस रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करता। ना ही बिजनेस रोज के रोज लोन लेता है, ना ही बिजनेस का ओनर रोज के रोज बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और ना ही बिजनेस रोज के रोज अपनी एसेट को सेल करता है। ये कभी कभी की एक्टिविटी है, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को याद करो, जो कि नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का खर्चा नहीं था। उसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट, जो कि नॉर्मल बिजनेस की डे टू डे की रिसिप्ट नहीं है, ये कभी कभार होने वाली एक्टिविटीज है। तो इसको यहाँ पर नाम दिया गया कैपिटल रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट जो बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं रिवेन्यू रिसिप्ट की, तो वापस अपनी बैलेंस शीट पे चलते हैं एक बार, उसके बाद फिर मैं आपसे रिवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इस बैलेंस शीट पर वापस आ जाएं, तो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट किसका है? तो आप कहोगे ये नेट प्रॉफिट ओनर का है। बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट आता है वो अल्टीमेटली होता तो ओनर का ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है ये भी कैपिटल का पार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है। 2 लाख रुपए बिजनेस ने एज अ नेट प्रॉफिट कमाए। तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट आया कहां से होगा? तो हमने 2022-23 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, वहां से हमने ये प्रॉफिट निकाला होगा, जिसको हमने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड करा। तो यहाँ पर अब इस प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक साइड हम अपनी सारी इनकम को लिखते हैं और दूसरे साइड हम अपने सारे एक्सपेंस को लिखते हैं। अभी इनकम भी सही वर्ड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इनकम बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट वर्ड होता है रेवेन्यू। बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके, ध्यान से सुनो मेरे शब्द, बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके जहां जहां से पैसा आता है उस पैसे को बिजनेस रेवेन्यू बोलता है। तो यहाँ पर बिजनेस के पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है 20 लाख रुपए, यानी जो बिजनेस है वो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और वो काम करने के बाद बिजनेस के पास पूरे साल में 22-23 में टोटल रेवेन्यू आ रहा है 20 लाख रुपए। अब बताओ ये रेवेन्यू के अंदर क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या हो सकता है?
बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके पैसा कहां कहां से आ सकता है। वो अपनी गुड्स को सेल करेगा तो वहां से पैसा आएगा, सर्विसेज को सेल करेगा तो वहां से पैसा आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगी, डिविडेंड इनकम आएगी, रेंट आएगा, कमीशन आएगा। तो कई सारे सोर्स है जहां से बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटीज का पैसा आता है। ये जो रिवेन्यू का पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी है। रोज बिजनेस गुड्स को सेल करेगा, सर्विसेज देगा, हर महीने बिजनेस रेंट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, बार बार बिजनेस कमीशन रिसीव करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दूसरे साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड में हम अपने सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो बिजनेस के अंदर कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं उसकी लिस्ट तो हम देख के आ चुके हैं। हमने एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट तो पढ़ लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में जाता है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही नहीं। हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो बिजनेस रिलेटेड डे टू डे बेसिस पर जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट साइड में हमने अपने सारे खर्चे लिख दिए और क्रेडिट साइड में हमने अपना टोटल रिवेन्यू लिख दिया। तो बिजनेस के पास टोटल रिवेन्यू के नाम पर 20 लाख रुपए आया और बिजनेस के टोटल खर्चे हुए 18 लाख के। तो बताओ बिजनेस का 2022-23 में प्रॉफिट कितना हुआ। तो सिंपल सी बात है, 20 लाख माइनस 18 लाख, 2 लाख रुपए बिजनेस का नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये मैंने आपको एक इजी वे में बता दिया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बाकी इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल बातें होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें से नेट प्रॉफिट निकालना है, तो उसका तरीका है अपनी कमाई में से अपने खर्चे को माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो समझ में आ रही है आपको बातें। अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने क्या निकाला, बिजनेस के पास अगर रेवेन्यू आ भी गया, बिजनेस के पास अगर रेवेन्यू से पैसा आ भी गया, तो भी उस रेवेन्यू और उस एक्सपेंस का हमें करना क्या है, हमें फाइनली उसका प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट निकाल के उसको कैपिटल में डालना है और उस कैपिटल से बिजनेस को एसेट खरीदनी है। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर जो जो एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज से फाइनली बिजनेस के हाथ क्या लगता है, बिजनेस के हाथ लगता है प्रॉफिट। जितना रेवेन्यू आएगा उतने ही खर्चे हो जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तो बिजनेस उसको प्रॉफिट बोल देगा और अल्टीमेटली बिजनेस के हाथ तो प्रॉफिट ही लगा, बाकी तो सब खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने आपको कहा था बिजनेस के पास पैसा सिर्फ दो ही जगह से आता है, या तो कैपिटल या तो लायबिलिटी। और जो प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें अकाउंटिंग कहती है कि आपने बैलेंस शीट के अंदर पैसों का सोर्स निकाल दिया। आपने बता दिया कि बैलेंस शीट के अंदर से बिजनेस को पैसा कहां कहां से मिल सकता है। आपने बोल दिया बिजनेस को लायबिलिटी से पैसा मिल सकता है, ओनर से पैसा मिल सकता है, असेट बेचकर पैसा मिल सकता है। लेकिन जरा अब ये भी बता दो कि बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके कहां कहां से पैसा आ सकता है। यानी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर जो पैसा आता है उसका सोर्स क्या क्या होता है, एक बार ये भी बता दो। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हमने बैलेंस शीट को देख लिया। अब हम रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को देखेंगे कि बिजनेस के पास नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके कहां कहां से पैसा आता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, आपको वो जो लायबिलिटी और कैपिटल वाला हिसाब किताब था कि बिजनेस के पास दो ही जगह से पैसा आता है, उस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। लेकिन उसके आगे भी आपको और भी बहुत कुछ सोचना है। अभी आप सिर्फ बीकॉम के अंदर हो और यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इतना डिटेल एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं चाहता तो आपके साथ उतना डिटेल डिस्कशन नहीं करता, डायरेक्टली आपको बता देता कि बिजनेस के अंदर दो जगह से पैसा आता है, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल एनालिसिस कराया, आगे की बात बताई। जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तो वहां पर आप इस तरीके की बातें सोचोगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने सिलेबस के बारे में सोचते हुए, अपने एग्जाम के बारे में सोचते हुए ध्यान से सुनो। बिजनेस के पास दो जगह से पैसा आता है, पहला होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अगर बिजनेस के पास नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो बिजनेस उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलता है। और अगर बिजनेस के पास अदर देन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, यानी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, तो फिर उस केस में बिजनेस उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलता है। मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल दे दिए। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, अगर हम गुड्स की सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, अगर हम सर्विसेज को सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। सर्विसेज को सेल करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है जो कि होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ सर्विसेज बोलने से अच्छा होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोलो आप। तो इंटरेस्ट से आ सकता है, कमीशन से आ सकता है। ये तो सिर्फ दो चार एग्जांपल है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो पैसा जो हमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है। अब एक बार रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को देख लेते हैं। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट दैट आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसिप्ट जो है बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट डालती है। नीचे ये तीन एग्जांपल देखो। मनी रिसिप्ट बाय वे ऑफ लोन, अगर मान लो बिजनेस जो है किसी बैंक से लोन लेता है, तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, उससे हुआ क्या, बिजनेस के पास पैसा तो आ गया, बिजनेस की कैपिटल रिसिप्ट तो हो गई, लेकिन उस कैपिटल रिसिप्ट से बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स नहीं आएगा, इसको सही कर लेना, यहाँ पर एसेट आएगा।
बिजनेस ने असेट को बेचा तो बिजनेस के पास से असेट चला गया। अगर आप अपनी बिल्डिंग बेच दोगे तो आपके पास पैसा भले ही आ जाएगा लेकिन आपकी बिल्डिंग तो चली जाएगी। तो अगर बिजनेस असेट को सेल करता है तो बिजनेस के पास से असेट डिक्रीज हो जाता है। तीसरा एग्जांपल देखो, रिसीव फ्रॉम ओनर ऑफ बिजनेस। अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा लेकिन बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को ही लायबिलिटी बोल सकते हैं। लायबिलिटी का मतलब हो गया हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब हो गया हमारी इंटरनल लायबिलिटी। और यहाँ पर जो है लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है जबकि हमारा असेट डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट से हमारे पास पैसा तो आ जाता है लेकिन या तो उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर उससे हमारा असेट डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, लोन टेकन एंड सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। अब देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एनी इनकम अर्न्ड फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज करके बिजनेस के पास पैसा आता है तो वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन का मतलब हो गया बिजनेस के वो कोर एक्टिविटीज जिसमें बिजनेस डील करता है। इसका मतलब भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अगर बिजनेस के पास कोई पैसा आता है, कोई इनकम आती है तो बिजनेस उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेगा। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। फी रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे उससे फीस आएगी तो वो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए। इंटरेस्ट रिसीव, ये भी आपके बिजनेस की एक्टिविटी है। तो हर वो पैसा जो बिजनेस के पास आता है फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। तो क्लियर है आपको? तो आप देखो यहाँ पर जितने नोट्स लिखे हुए हैं, आपको अगर सिर्फ इतने नोट्स भी समझ में आते हैं तो काफी है। बाकी जो हमने डिटेल डिस्कशन करा उन सब चीजों के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, समझने में कोई दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, आप उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए जितने नोट्स यहाँ पर गिवन है उतना ही आपको समझ में आ गया तो काफी है, मोर देन इनफ है। मैंने आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाया है तो आपको इतना भी समझ में आ गया तो भी काफी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो हमारा ये कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी स्टूडेंट्स तक ये अकाउंटिंग की क्लासेस पहुंचनी चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा हम आपके लिए काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।